बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने 2017 का होल पेपर सॉल्व कर लिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले हमने इसके पहले 10 MCQ सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 11 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी बाउंडेड इन्फिनिट सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ डैश। स्टेटमेंट में एक्चुअली हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है हेन-बोरेल थ्योरम, दूसरी ऑप्शन है वेस्टरस-बोल्ज़ैनो थ्योरम, तीसरी ऑप्शन है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम और डी नंबर में हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि तीन डिफरेंट थ्योरम्स के नाम लिखे हुए हैं और हमने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो हम पहले इन तीनों को इधर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेन-बोरेल थ्योरम की। बोरेल थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, आ सबसेट S of R is compact if and only if S is closed and bounded। तो हेन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर एक आपके पास सबसेट है S R का, वो कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो। अब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इसका मतलब है कि ये टू वे है। अगर S सबसेट R का कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा, और अगर ये जो S जो सेट है ये क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो फिर वो कॉम्पैक्ट भी होगा। तो ये हमारे पास हेन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेस्टरस-बोल्ज़ैनो थ्योरम। अब हम इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। वेस्टरस-बोल्ज़ैनो थ्योरम। अब ये थ्योरम हमने रियल एनालिसिस में भी डिस्कस किया था और टोपोलॉजी में भी डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स डिस्कस करूँगा आपके सामने। सबसे पहले हमने जो रियल एनालिसिस में इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी हम वो देखेंगे। वो क्या थी, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस in Rn has convergent subsequence। कि R में से कोई भी आप बाउंडेड सीक्वेंस लें उसका जो सब सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये वेस्टरस-बोल्ज़ैनो थ्योरम की रियल एनालिसिस में हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब हम वो स्टेटमेंट देख लेते हैं जो हमने टोपोलॉजी में पढ़ी थी। वो क्या थी, एवरी बाउंडेड इन्फिनिट सेट has an accumulation point। अब यहाँ पे accumulation point से मुराद ये है at least one limit point। अब टोपोलॉजी में जो हमने वेस्टरस-बोल्ज़ैनो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है वो कुछ इस तरह से है कि एवरी बाउंडेड इनफिनिट सेट
हैज़ एन अकमुलेशन पॉइंट, कि हर बाउंडेड इनफिनिट सेट जो है वो क्या उसमें होगा, एक अकमुलेशन पॉइंट ज़रूर होगा। अकमुलेशन पॉइंट का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, उसमें एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। अब ये जो लिमिट पॉइंट है इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अब इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी वेस्टर्स-बोल्ज़ानो थ्योरम की रियल एनालिसिस में और टोपोलॉजी में। तो यहाँ से फिर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टेटमेंट्स हमारे पास MCQ में गिवन है वो क्या है जी, एवरी बाउंडेड इनफिनिट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो फिर ये कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट है, वेस्टर्स-बोल्ज़ानो थ्योरम। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे हमारे पास है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। हम इसकी स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है जी, आर डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस CK of non-empty closed and bounded subsets of R has non-empty इंटरसेक्शन। तो ये जो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अ डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, के आर के जो नॉन एम्प्टी क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट्स होंगे उनमें जो डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस होगा ना उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो ये हमारे पास कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसी थ्योरम की स्टेटमेंट दे देगा और हमसे ये पूछ सकता है कि ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो फेमस जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट की पहचान भी आपको होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 11 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है जी, कॉशी-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म आर डैश, कि जो कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो पोलर फॉर्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ये चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले तो ये जो कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसी भी फंक्शन की एनालिटिसिटी को चेक करने के लिए यूज़ की जाती हैं, कि कोई भी फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं वो हम कॉशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम कॉशी-रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, दोनों यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। कॉशी-रीमान इक्वेशंस, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में जो कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो होती हैं जी, पार्शल u ओवर पार्शल x इक्वल्स टू पार्शल v ओवर पार्शल y एंड पार्शल v ओवर पार्शल x इक्वल्स टू माइनस पार्शल u ओवर पार्शल y। ये कार्टेशियन फॉर्म में है कॉशी-रीमान इक्वेशंस। अब हम इनको पोलर फॉर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं। इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शल u ओवर पार्शल r इज इक्वल टू 1 ओवर r पार्शल v ओवर पार्शल थीटा एंड पार्शल v ओवर पार्शल r इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर r पार्शल u ओवर पार्शल थीटा। और इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, u r मतलब u का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 1 ओवर r और ये v थीटा मतलब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से इधर भी हम लिख सकते हैं वी आर इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर आर और u थीटा। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ पार्शियल u ओवर पार्शियल r इक्वल्स टू 1 ओवर r डी वी ओवर डी थीटा एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल r इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर r पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा।
तो MCQ नंबर 12 में एक्चुअली उसने हमसे कॉशी-रीमान इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन पूछी थी पोलर फॉर्म में, और यहाँ पे हमने कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में दोनों में इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 12 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली उसने कम्प्लेक्स एनालिसिस में से उठाया है। स्टेटमेंट है जी, इवेल्युएट कंटूर इंटीग्रल जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1 ओवर जी माइनस 1 डी जी वेयर सी इज़ द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है जी मॉडुलस इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हमने इसको इवेल्युएट करना है। ऑप्शन हमारे पास हैं 1, 2, 1 ओवर 2 और 0। तो इसको हम इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो आप जानते हैं जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू आर, और यहाँ पे ये जो जी नोट है ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल, और ये जो आर है ये होता है रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है वो है जी जी मॉडुलस इक्वल्स टू 1 ओवर 2। अब इसका जब हम मॉडुलस लेंगे, जी चूँकि एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, इसका जब आप मॉडुलस लेंगे तो ये होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, 1 ओवर 2 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। अब चूँकि ये जो सर्कल हमें गिवन है इसका सेंटर क्या है 0,0, क्योंकि यहाँ पे जी नोट 0 है, और इसका रेडियस कितना है 1 ओवर 2। अब हम बात करते हैं इस इंटीग्रल के सिंगुलर पॉइंट्स की। सिंगुलर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिन पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं डिनोमिनेटर में जी की जगह पे 1 पुट करूँ तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है ना। इसका मतलब है सिर्फ इसका एक ही सिंगुलर पॉइंट है विच इज़ 1। हेयर सिंगुलर पॉइंट इज 1। अब इसको मैं ड्रा करता हूँ, इस सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 ओवर 2 है। इसको अगर मैं ड्रा करूँ, ये आपका 1 है, ये -1 है, और चूँकि हमने रेडियस लेना है 1 ओवर 2 तो ये हाफ इसका 1 ओवर 2 होगा। ये हम ड्रा कर लेते हैं, जबकि इसका सेंटर क्या है 0,0। और अब यहाँ पे आप गौर करें कि जो आपका सिंगुलर पॉइंट है वो तो सर्कल के अंदर लाई ही नहीं कर रहा, वो तो सर्कल के बाहर है। बात गौर कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका रेडियस तो 1 ओवर 2 है और 1 तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिंगुलर पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो फिर बाय कोशी फंडामेंटल थ्योरम अगर आपका सिंगुलर पॉइंट कंटूर से बाहर लाई कर रहा है तो फिर आपका इंटीग्रल क्या होगा 0 के इक्वल, विच lies outside the circle। ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड पे लाई कर रहा है ना, देन बाय कॉशी फंडामेंटल थ्योरम फिर आपका जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होगा 0 के। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी। तो MCQ नंबर 13 में उसने हमें एक कंटूर इंटीग्रल दिया हुआ था और हमें ये कहा गया था कि C एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है जी मॉडुलस इक्वल्स टू 1 ओवर 2। तो इसमें हमने इसका सेंटर और रेडियस देखा, और फिर हमने इस जो कंटूर इंटीग्रल गिवन है इसका सिंगुलर पॉइंट देख लिया, और फिर हमने जब इसका कंटूर बनाया तो वो जो पॉइंट है वो उससे बाहर लाई कर रहा है। और फिर बाय कॉशी फंडामेंटल थ्योरम अगर आपका सिंगुलर पॉइंट कंटूर से बाहर लाई करता है तो फिर जो कंटूर इंटीग्रेशन है वो किसकी इक्वल होती है 0 के। तो फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 13 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस अयोटा रेज टू द पावर अयोटा इज डैश। ये MCQ बेसिकली उसने BSc में से जो आप मैथमेटिकल मेथड की बुक फॉलो करते हैं उसका चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.4 में से उठाया है
वेरी इजी MCQ। इसको हमने एवेल्युएट करना है और हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए e पावर माइनस पाई बाय 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी e पावर पाई बाय 2 और ऑप्शन डी है e पावर पाई। तो इसको हम एवेल्युएट कर लेते हैं। ये हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर आयोटा। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, e भी ले लूँगा और log भी ले लूँगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। और ये माइनस आयोटा की पावर आयोटा। नाउ बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर शुरू में आ जाएगी, e पावर आयोटा शुरू में आ गया और ये log ऑफ माइनस आयोटा। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। log ऑफ z इक्वल्स टू ln मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। अब ये जो आर्गूमेंट ऑफ z है ये एक्चुअली होता है थीटा, और थीटा आप जानते हैं ये है जी tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे हम log माइनस आयोटा पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आप देखिएगा किस तरह से, e पावर आयोटा। सबसे पहले क्या करना है आपने, ln और जो कम्प्लेक्स नंबर है z उसका मॉडुलस लेना है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये चूँकि इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसका 0 है, 0 स्क्वायर प्लस और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 का स्क्वायर प्लस फिर आयोटा और आर्गूमेंट ऑफ z थीटा है और थीटा इक्वल है tan इनवर्स y ओवर x। चलिए इसी स्टेप में हम y और x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे y इमेजिनरी पार्ट है वो -1 है और x रियल पार्ट वो 0 है। e पावर आयोटा ln स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर +1 प्लस आयोटा tan इनवर्स माइनस, अब 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी होगा क्योंकि साथ नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है। और e पावर आयोटा ln 1 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होना है, फिर प्लस आयोटा tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये तो होता है पाई बाय 2, लेकिन इधर साथ नेगेटिव साइन है तो फिर इसलिए ये माइनस पाई बाय 2 होगा। और e पावर ये जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर इनटू माइनस पाई बाय 2। और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये वाला -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर क्या बन जाएगी, प्लस पाई बाय 2। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 14 में उसने हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया था और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी। वो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इवेल्युएट किया है और वो किसके इक्वल आया है, e पावर पाई बाय 2, जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 14 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। ये भी उसने कम्प्लेक्स एनालिसिस में से उठाया है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z फंक्शन है जी कम्प्लेक्स फंक्शन z स्क्वायर माइनस 2z ओवर z प्लस 1 होल स्क्वायर इन टू z स्क्वायर प्लस 4 एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा इज डैश। इस फंक्शन के हमने रेजिड्यू फाइंड करने हैं एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा पे। और हमारे पास ऑप्शंस हैं 14 ओवर 25, 7 प्लस आयोटा ओवर 25, 7 माइनस आयोटा ओवर 25 और -7 माइनस आयोटा ओवर 25। तो रेजिड्यू की तरफ जाने से पहले हम इस फंक्शन के पोल्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट we find poles। पोल्स एक्चुअली वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में जो भी पड़ा हुआ है ना, जितने भी फैक्टर्स पड़े हुए हैं उनको आप 0 के इक्वल पुट कर लें। z प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इनको इवेल्युएट करते हुए z की वैल्यूज़ फाइंड करें। यहाँ से z प्लस 1 0 और z प्लस 1 0 स्क्वायर है ना, तो मैंने सेपरेट करके सेपरेटली इनको 0 के को लिख लिया। यहाँ से भी z की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से भी z की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब है इस फैक्टर को इवेल्युएट करते हुए हमें एक ही पोल मिला है -1, और -1 इज़ आ पोल ऑफ ऑर्डर 2 या सेकंड ऑर्डर पोल भी इसको कह सकते हैं। देखें
हमने इस फैक्टर को इवेल्युएट करते हुए z की वैल्यू निकाली है ना, जो -1 आई है। और देखिए इस फैक्टर की होल की पावर कितनी है, 2। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि -1 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 या -1 इज़ अ सेकंड ऑर्डर पोल, ये भी इस तरह हम कह सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये z² इक्वल्स टू -4 होगा जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 z इज इक्वल टू प्लस -2 आयोटा। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक 2 आयोटा और एक -2 आयोटा। तो यहाँ पे देखें जो 2 आयोटा और -2 आयोटा हैं, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के पोल्स हैं, क्योंकि इस फैक्टर पे अगर आप गौर करें तो इधर होल की पावर 1 है। हमने इसकी पावर नहीं देखनी, जैसे इधर देखें ना हमने होल की पावर ली थी, वैसे ही इधर भी होल की पावर देखनी है, वो 1 है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 आयोटा एंड -2 आयोटा आर पोल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जो फर्स्ट ऑर्डर के पोल्स होते हैं उनको हम सिंपल पोल भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल पोल्स। अब हम रेजिड्यू की तरफ चलते हैं। चूँकि हमने सिर्फ 2 आयोटा पे इसके रेजिड्यू फाइंड करने हैं। देखें ना स्टेटमेंट में उसने खुद कहा है द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ना हमने -1 पे करना है ना -2 आयोटा पे फाइंड करना है, सिर्फ 2 आयोटा पे हमने अपना काम करना है। तो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो 2 आयोटा चूँकि एक सिंपल पोल है और सिंपल पोल पे रेजिड्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है जी लिमिट z अप्रोचेज टू a z माइनस a इंटू f ऑफ z। और यहाँ पे a है आपका ये सिंपल पोल। ये फार्मूला है सिंपल पोल के लिए। और अगर इसके अलावा कोई पोल आ जाए, जैसे सेकंड ऑर्डर पोल है या थर्ड ऑर्डर पोल है, उसके लिए डिफरेंट मेथड है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये है जी लिमिट z अप्रोचेज टू a क्या है 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा और f ऑफ z जो फंक्शन गिवन है z² माइनस 2z ओवर z प्लस 1 का स्क्वायर इंटू z² प्लस 4। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। लिमिट z अप्रोचेज टू 2 आयोटा। देखिए यहाँ से z कॉमन आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे शुरू में लिख लेता हूँ z माइनस 2 आयोटा। जब हमने z कॉमन ले लिया इधर आ गया z माइनस 2 ओवर z प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये बनेगा z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। बल्कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी जो बच गया है उसमें लिमिट पुट कर दें। इस z की जगह पे भी 2 आयोटा, यहाँ भी 2 आयोटा माइनस 2 ओवर 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर और ये 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4 आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आप स्क्वायर खोल दें, ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab और ये कितना बन जाएगा 4 आयोटा। ये तो इससे कैंसिल हो गया। और ये है जी आयोटा माइनस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 4 इंटू -1 -4 और प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में देखें एक कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। वो आप पता है कैसे करते हैं, -3 -4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा डायरेक्ट, आयोटा को -3 से करेंगे -3 आयोटा, आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे -4 आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -3 प्लस 3 -1 इंटू -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा। और नीचे फार्मूला बन गया -3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं हम, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस, ये हो जाएगा +4 और +3, ये आपका बन गया 7 और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा
प्लस आयोटा, नीचे क्या बनेगा -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस, ये आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, पीछे वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 7 प्लस आयोटा ओवर 25। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 7 प्लस आयोटा ओवर 25। तो MCQ नंबर 15 में एक्चुअली उसने हमें एक कम्प्लेक्स फंक्शन दिया था जिसके हमने रेजिड्यू फाइंड करने थे एट z = 2 आयोटा। तो सबसे पहले हमने इसके पोल्स फाइंड कर लिए। तो चूँकि हमें सिर्फ 2 आयोटा पे रेजिड्यू फाइंड करने का कहा गया था जो कि एक सिंपल पोल है, फर्स्ट ऑर्डर पोल है, तो फिर हमने ये फार्मूला लगाते हुए इसको इवेल्युएट किया है और इसका आंसर आया है 7 प्लस आयोटा ओवर 25 जो कि इसकी बी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 15 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, हमें एक पावर सीरीज दी गई है 3 + 4 आयोटा की पावर n इंटू z पावर n इज डैश। ऑप्शन हमारे पास हैं 1/5, 5, 7 और इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, और इससे पहले हम देखेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a set of all values of x for which a power series is converges is called इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो x की उन तमाम वैल्यूज़ उसमें होती हैं जिन पे कोई पावर सीरीज कन्वर्ज करे। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। अगर कोई पावर सीरीज x की वैल्यूज़ पे कन्वर्ज कर रही है तो उसके लिए कंडीशन होगी मॉडुलस ऑफ x लेस देन r कन्वर्जेंट के लिए, और मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन r होगी डाइवर्जेंट के लिए। ये दोनों कंडीशंस हैं और यहाँ पे जो r है ये आपका पॉजिटिव नंबर है, और फिर इसी r को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कहते हैं। जी ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं हमारी जो पावर सीरीज़ है उस पर। किसी भी पावर सीरीज़ का अगर आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब है वो पहले से कन्वर्जेंट है, ये श्योरिटी है, क्योंकि हम असल में इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं चेक करने लगे, हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट चेक करने लगे हैं। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसी पावर सीरीज का एग्जिस्ट करता है जो कन्वर्जेंट हो। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए या तो हम रेशो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं या कोशी रूट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेशो टेस्ट यूज़ करूँगा, और ये जो पावर सीरीज़ गिवन है इसको मैं ले लेता हूँ an के इक्वल। ये काम हम कर चुके हैं मैथमेटिकल मेथड्स की बुक BSc में चैप्टर 8 के अंदर और उसकी एक्सरसाइज 8.5। तो इस सीरीज़ को मैंने ले लिया है जी 3 + 4 आयोटा की पावर n z पावर n, और चूँकि हम अब इसको सॉल्व करने लगे हैं रेशो टेस्ट से, तो रेशो टेस्ट से आप जानते हैं हमें an + 1 चाहिए होता है। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, n में 1 ऐड इधर भी कर देंगे और z की पावर में भी। अब इसके बाद रेशो टेस्ट लगाने के लिए आपको पता है हमें रेशो चाहिए होती है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1/an। इसी तरह से इधर डिवाइड करेंगे 3 + 4 आयोटा, इसकी पावर n + 1 है ना, तो n अलहदा कर दें और 1 अलहदा कर दें। 3 + 4 आयोटा और z पावर n + 1 है, तो z n अलहदा और z1 जो है वो अलहदा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में an है, ये वैल्यू इसकी पुट कर दें 3 + 4 आयोटा की पावर n,
और z पावर n, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए इससे, बाकी क्या रह गया जी 3 + 4 आयोटा और z मॉडुलस। अब हमने मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनका मॉडुलस सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं इन दोनों का मॉडुलस सेपरेट करूँगा, 3 + 4 आयोटा और z। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए भी होल्ड करती है, कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करती है। x और y चाहे आपके R से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करें, दोनों में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और अब यहाँ पे देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे इसका मॉडुलस लेते हुए। वो आप जानते हैं 3² + 4² z मॉडुलस, ये 9 और ये 16 25 और z मॉडुलस 25 का स्क्वायर रूट 5 और z मॉडुलस। क्योंकि हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये कन्वर्जेंट है। और रेशियो टेस्ट में अगर आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो वो <1 होती है, और डिवर्जेंट के लिए क्या होता है, हम इसको >1 लेते हैं। तो ये चूँकि कन्वर्जेंट है, फिर ही हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं ना। तो मैंने इसको <1 कर लिया, तो यहाँ से z मॉडुलस क्या आएगा 1/5। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए। तो MCQ नंबर 16 में उसने हमसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट पूछा था इस पावर सीरीज़ का। तो पहले हमने ये देखा कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट क्या होता है, फिर हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख लिया, और ये जो हमारे पास पावर सीरीज़ गिवन थी इस पे हमने रेशियो टेस्ट लगाते हुए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया है, विच इज़ 1/5। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 16 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक लिमिट दी गई है जिसको हमने इवेल्युएट करना है, और ये FSC के पोर्शन में से गिवन है। आसान सा ये MCQ है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/n होल की पावर n इज़ डैश। ऑप्शन हमारे पास हैं 1 0 e⁻x और e⁻n। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो कि FSC में इसका प्रूफ भी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n। और अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी को हम एक और वे में भी लिख सकते हैं, वो ये है कि n अप्रोचेस टू 0 1 + n होल की पावर 1/n, ये भी e के इक्वल होता है। देखिए बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अगर लिमिट इन्फिनिटी हो फिर ही ये e के इक्वल होगा, लेकिन असल फार्मूले की जो सेंस है ना, आपने यहाँ पे अब वो समझनी है। देखिए पहली बात तो ये है कि 1 के साथ यहाँ पे जो भी नंबर ऐड हो रहा है ना, पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। जैसे इधर 1/n है तो ऊपर n है, अगर इधर n है तो ऊपर 1/n है। ये पहली बात। दूसरी फार्मूले की सेंस ये कह रही है कि पावर में लिमिट पुट करने से इन्फिनिटी बनना चाहिए। यहाँ पे n है तो इधर लिमिट ऑलरेडी इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिमिट 0 है, लेकिन यहाँ पे 1/n है, और 1/0 करेंगे तो इधर भी इन्फिनिटी बनेगा। इसलिए दोनों सूरतों में लिमिट का जो आंसर है वो e ही रहेगा। हालांकि देखने में लिमिट डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। जो लिमिट हमें गिवन है ये है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/n होल की पावर n। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 के साथ जो भी नंबर ऐड हो रहा है ना, पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। यहाँ पे अब क्या ऐड हो रहा है x/n, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा n/x। मतलब यहाँ पे मुझे x चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये मैंने x पे डिवाइड किया है और फिर पावर में मैं x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। और अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला e के इक्वल, और ऊपर पावर x वैसे ही आ गई। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी।
तो MCQ नंबर 17 में उसने हमें एक लिमिट दी गई थी जिसको हमने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इवेल्युएट कर लिया है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 17 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है x, y u इंटू इक्वल्स टू ई पावर x कोज y इज डैश। 2 वेरिएबल में ये फंक्शन है और ऑप्शन हमारे पास हैं हार्मोनिक, एनालिटिक, नॉट हार्मोनिक और नन ऑफ दीज। हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है, क्या एनालिटिक है या नॉट हार्मोनिक है या नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हार्मोनिसिटी को डिस्कस करते हैं। किसी भी फंक्शन के बारे में अगर आपने ये चेक करना है कि क्या ये हार्मोनिक है या नहीं, तो हम उस फंक्शन पे लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया है तो फिर हम ये कहते हैं कि जो गिवन फंक्शन है ये हार्मोनिक है। फॉर हार्मोनिक फंक्शन वी चेक whether Laplace equations satisfied or not। Laplace इक्वेशन को चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम ये कह देते हैं कि फंक्शन हार्मोनिक है। उसके बाद अब हम एनालिटिसिटी को डिस्कस करते हैं। एनालिटिसिटी को डिस्कस करने के लिए एक्चुअली हम कोशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। अगर किसी फंक्शन को हमने चेक करना है कि क्या वो एनालिटिकल है या नहीं, तो हम उस पर कोशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम ये कह देंगे कि फंक्शन एनालिटिक है, अदरवाइज नॉट एनालिटिक है। और कोशी-रीमान इक्वेशन जो हैं ये हम MCQ नंबर 12 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर analytical function we check whether Cauchy-Riemann equations satisfied or not। तो हम अपनी बात हार्मोनिसिटी से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये हार्मोनिक है या नहीं, फिर हम एनालिटिसिटी की तरफ मूव करेंगे। तो हम इस फंक्शन को ले लेंगे अब u ऑफ x, y इक्वल्स टू ई पावर x और कोज y। अब हम चूँकि हार्मोनिसिटी को चेक करने लगे हैं तो इसके लिए हमने लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल x स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप देख रहे हैं हमें u के डबल पार्शल डेरिवेटिव्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। यही दो चीज़ें हम पहले फाइंड करेंगे। पार्शल u ओवर पार्शल x करेंगे तो चूँकि हम अब पार्शल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। ये तो कांस्टेंट है और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। फिर जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर वही केस है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही और कोज y यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरह से अब मुझे इनके डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, डबल पार्शल डेरिवेटिव। तो पार्शल u ओवर पार्शल y, अब यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि हम अब पार्शल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। e पावर x चूँकि कांस्टेंट है ये वैसे ही रहेगा और कोज y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। अगेन डेरिवेटिव पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल y स्क्वायर, अगेन e पावर x कांस्टेंट और साइन y का डेरिवेटिव कोज y। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल x स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई पावर एक्स कोस वाई माइनस ई पावर एक्स कोस वाई। तो देखें ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज़ हार्मोनिक। इसलिए हमें एनालिटिसिटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हमारी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई ना होती तो फिर आप एनालिटिसिटी की तरफ जा सकते थे, लेकिन चूंकि लैप्लास इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो गई है तो फिर हम यहीं पे इसे कह देंगे कि फंक्शन जो है वो हार्मोनिक है। तो MCQ नंबर 18 में हमें एक्चुअली एक फंक्शन दिया गया था इन 2 वेरिएबल्स x और y। हमने उसको चेक करना था कि क्या ये हार्मोनिक है, एनालिटिक है या नॉट हार्मोनिक है। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि हार्मोनिसिटी क्या होती है, एनालिटिसिटी क्या होती है। तो हमने इस फंक्शन को पहले हार्मोनिसिटी चेक करने के लिए लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाई, वो सेटिस्फाई होगी तो फिर हमने ये कह दिया ये फंक्शन हार्मोनिक है, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 18 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक इनडेफिनेट इंटीग्रल गिवन है जिसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी sin x ओवर x dx इज इक्वल टू डैश। और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 0, -π/2, π/2 और पाई। इसको हम यहाँ पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए इसको इवेलुएट करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर f ऑफ x आपका कोई फंक्शन है तो ये इक्वल होगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस px और f ऑफ x dx। अब यहाँ पे जो कि हमारा फंक्शन क्या है sin x ओवर x, तो 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस px, यहाँ पे हम पुट करेंगे sin x ओवर x dx। अब बाय दिस डेफिनेशन अगर लैप्लास ऑफ f ऑफ x इसके इक्वल है और यहाँ पे देखें हमारा फंक्शन क्या है sin x ओवर x, तो इसको हम फिर बाय यूजिंग दिस क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ sin x ओवर x। इस बात की समझ आ गई। अब साइन की लैप्लास आप जानते हैं क्या होती है। अगर साइन ax है तो ये होगा a ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर मैं इसका एंगल सिंपली x कर दूं तो फिर क्या होगी 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1। हेयर आल्सो लैप्लास ऑफ f ऑफ x ओवर x, ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी f ऑफ p dp। और यहाँ पे जो आपका f ऑफ p है ये क्या है 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1। ये जो भी हमने साइन ऑफ x की लैप्लास देखी है। अब आप इसको आगे इवेलुएट कर लें, 0 से इन्फिनिटी f ऑफ p क्या हमारा 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 dp। इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होती है, tan इनवर्स p, और लिमिट लगा दें 0 से इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और tan इनवर्स 0 0। आंसर क्या आया π/2। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 19 में हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल गिवन था जिसको हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इवेलुएट किया है, और इसका आंसर क्या आया है π/2, जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 19 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज की इस वीडियो का लास्ट MCQ सॉल्व करते हैं विच इज़ MCQ नंबर 20। इसमें हमारे पास गिवन है जी log ऑफ 1 प्लस एओटा इज इक्वल टू डैश। ये भी सेम एज इट इज़ ही है जिस तरह से हमने आज की इस वीडियो में MCQ नंबर 14 सॉल्व किया था। ये भी BSc वाले पोर्शन में से उसने उठाया है। मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है बाय SM यूसुफ, उसका चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.4 में से ये उसने उठाया है, और ये 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो सेम उसी तरह से हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं। फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आपको, log ऑफ z इक्वल्स टू ln मॉडुलस ऑफ z प्लस एओटा आर्गूमेंट ऑफ z। और आर्गूमेंट ऑफ z मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये थीटा होता है, और थीटा आपका इक्वल है tan इनवर्स y ओवर x के।
अब यहाँ पे जो हमारे पास z है वो क्या है 1 प्लस आयोटा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब log ऑफ 1 प्लस आयोटा ln मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा और आर्गूमेंट ऑफ z थीटा और थीटा इक्वल है tan इनवर्स y ओवर x। अब कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप जानते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आयोटा tan इनवर्स। अब आप जानते हैं y यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है और x रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो इसको आगे सॉल्व कर लें। ये 1 + 1 2 बन जाएगा प्लस आयोटा tan इनवर्स ये 1 रह गया। अब देखें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव जबकि y नेगेटिव। एक बात, दूसरी बात कि अगर आपका रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसको आप एज इट इज़ ही रहने देंगे थीटा, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप करेंगे या तो पाई माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो या तो करेंगे पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर करेंगे 3π/2 प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा। अब चूँकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं इस सिचुएशन में ये पहला क्वाड्रेंट है, देख ना दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर थीटा एज इट इज़ ही रहेगा। हाँ, अगर इनमें से कोई केस आ जाए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो x आपका नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तो फिर हम इन एंगल्स को चेंज करेंगे इसके विद रिस्पेक्ट टू, या तो आप इस एंगल में पाई को माइनस करेंगे इसमें से या π/2 को ऐड कर देंगे इस एंगल में, तो आपने इस बात का ख्याल करना है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें। ln 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 45 होता है ना, और ये पावर शुरू में आ जाएगी बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम ln 2 प्लस पाई आयोटा/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो MCQ नंबर 20 में उसने हमें log ऑफ 1 प्लस आयोटा दिया हुआ था, जिसको हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लिया है, और इसका रिजल्ट क्या आया है 1/2 ln 2 प्लस π/4 आयोटा, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व किए हैं PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स 2015 पेपर के। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।